Yeah. Welcome to Immigrant Mindset. This is Fahad, this is Heather. The first topic we are going to talk about is Global Mobility Program. So let's talk about the program. क्या है ये program Global Mobility Program? बेसिकली ग्लोबल मोबिलिटी प्रोग्राम जो है वो यूके का बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम है। कोई भी बिजनेस बेसिकली ये बिजनेस ओनर्स के लिए है। कोई भी बिजनेस जो यूके से बाहर है, ठीक है, और वो यूके में अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक इमिग्रेशन राउट भी है। मतलब वो बिजनेस सेटअप करके उसके थ्रू उनको इमिग्रेशन भी मिलती है और विद फैमिली वो वहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मेन एप्लीकेंट है जो अपना बिजनेस वहाँ पर ओपन करेगा, उसकी जो फैमिली है, उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनको भी साथ में ही वीज़ा मिलता है? बिल्कुल, मेन एप्लीकेंट, स्पाउस और डिपेंडेंट्स बिलो द एज ऑफ 18 इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि पहले यूके का एक प्रोग्राम था जिसको सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा बोलते हैं जी। वो भी आई वुड से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दिस प्रोग्राम। तो क्या ज़रूरत पड़ी थी यूके इमिग्रेशन को या होम ऑफिस को एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने की जो ऑलमोस्ट सेम है? गुड क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सोल रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम जो था वो काफ़ी एक पुराना प्रोग्राम था और वही एक बिजनेस राउट था कि कोई सेम बेसिकली प्रोग्राम दोनों वो सेम ही थे। ठीक है। उस प्रोग्राम का भी यही पर्पस था कि अगर आपका कोई भी बिजनेस यूके से बाहर सेटल डाउन है, कहीं पे भी एनीवेयर आउटसाइड यूके आपका कोई बिजनेस और उस बिजनेस की आप ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं यूके में, तो आप सोल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एक बिजनेस प्लान बनाते थे, अप्लाई करते थे, ठीक है, आपको वीज़ा मिलता था, सिर्फ एक बंदे को वीज़ा मिलता था, वहाँ जाते थे, बिजनेस सेटअप करते थे और सेम फैमिली के साथ जाते थे। मगर वो प्रोग्राम अब बंद हो चुका है। अच्छा, तो ये इस प्रोग्राम ने उस प्रोग्राम को रिप्लेस कर लिया? एग्जैक्टली। लास्ट ईयर सोल रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम जो था वो क्लोज हो चुका है। काफ़ी ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स के बाद उन्होंने वो प्रोग्राम को बंद कर दिया है और उसकी रिप्लेसमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस की है ग्लोबल मोबिलिटी प्रोग्राम, जिसको यूके एक्सपेंशन वर्कर भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ऑफ कोर्स इट्स अ बिजनेस प्रोग्राम, तो इसके लिए आपको बिजनेस ओनर होना चाहिए और उस बिजनेस ओनर को एक सेकंड ब्रांच खोलनी होगी यूके के अंदर, जिसकी बेस पे ऑफ कोर्स उसको रेजिडेंसी मिल रही है। बिल्कुल। तो उस कंपनी की या उस एम्प्लॉयर की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? कौन सी ऐसी कंपनियां जो एलिजिबल होगी इस प्रोग्राम के लिए जिसके थ्रू फिर वो इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हैं? ठीक है, इसमें किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है। ठीक है, मगर बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर दिस प्रोग्राम, वो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि सबसे पहले बिजनेस आपका 3 साल पुराना होना चाहिए, रजिस्टर्ड। ठीक है, ठीक है। आपके पास 1 साल की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए बिजनेस की। आपके पास 1 साल की ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स जो हैं वो प्रूव कर सकें, जस्टिफाई कर सकें। बैंक स्टेटमेंट में तो सिंपली आएगा ना कि क्या इनफ्लो है कैश का। ऑडिट रिपोर्ट ये बताएगी कि इनफ्लो इतना है और फिर एक्सपेंसेस ये हैं और फिर नेट प्रॉफिट जो कंपनी का वो ये है, और फिर पता लगेगा, उससे होम ऑफिस जो असेस करेगा कि क्या ये कंपनी एलिजिबल है अपनी सेकंड ब्रांच वहां पर खोलने के लिए भी। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्जैक्टली। इसीलिए कि आपका टर्नओवर क्या है, आपका बिजनेस पिछले 3 सालों में या 3 साल, 5 साल, 10 साल में आपने कैसा बिजनेस, किस स्टेज पे उसको आप ले आए कि अब आपको एक नीड फील हुई है कि अब आप वो स्टेप ले सकते हैं, तो वो जस्टिफाई करने के लिए ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जैसे कि सोल रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, जो पहले प्रोग्राम था जिसको इसने रिप्लेस किया जी, उसके अंदर होम ऑफिस ये कहता था कि जी आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर ना हो, कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो। अगर आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं तो यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ दैट डिसीजन मेकर हैं, डिसीजन मेकर हैं, तो यू शुड स्टे इन द मदर कंपनी और द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है वो चला जाए वहां पर और वो आपका बिजनेस वहां पर रन करे। इस प्रोग्राम के अंदर भी ऐसी ही रिक्वायरमेंट है या कोई चेंजेस हैं? नहीं, इस प्रोग्राम में ये एक अच्छी चीज़ भी है, उन्होंने ये रिक्वायरमेंट अब ख़त्म कर दी है कि पहले या तो आप मिनॉरिटी शेयर होल्डर थे या आप मैनेजर, सीईओ, एनीथिंग, बट यू कैन नॉट बी द मेजॉरिटी शेयर 100% ओनर है तो आप सोल रेप में अप्लाई नहीं कर सकते थे। मगर इस प्रोग्राम में उन्होंने वो चीज़ ख़त्म कर दी है। अब अगर आप सोल प्रोपराइटर हैं, अगर आप 100% ओनर है कंपनी के, स्टिल आप मेन एप्लीकेंट बन सकते हैं और आप एज अ मेन एप्लीकेंट आप वीजा। अच्छा, मेरे ख्याल में ये जो चेंज है ये लॉजिकल है, ये अच्छी चेंज है। बिल्कुल, ये क्योंकि पहले लेट्स से कि मुझे जब ये सोल रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम आया था तब भी मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आई थी कि इफ़ यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन तो आप जो हैं वहीं पर ही रहें, आप यूके में नहीं जा सकते, उसकी सेकंड ब्रांच नहीं खोल सकती। हाँ,
ये उनका बेसिकली पॉइंट था, वो ये था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है वो मदर ब्रांच में रहे, उसको चलाए, और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कंपनी को जो है उसको एक्सपैंड करे, रिप्रेजेंट। वो एक पॉइंट मुझे समझ आता है, बट ये पॉइंट मुझे नहीं समझ आता था कि क्या वजह है कि जी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं जा सकता यूके में और उस कंपनी को एक्सपैंड नहीं कर सकता, वो भी तो पार्ट ऑफ द कंपनी है, वो भी तो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये जो चेंज आई है ये एक लॉजिकल चेंज है और ये एक अच्छी चेंज है, बेहतर है। अच्छा आगे चलते हैं, आइल्स के बारे में बात करते हैं। जो कंपनी का जो ओनर है, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स की तो बात कर ली है, जो कंपनी जिसकी है बेसिकली जो ओन करता है, एस्टैब्लिशमेंट का जो ओनर है, उसकी रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो उसके लिए आइल्स की या यूकेवीआई जो एग्ज़ाम है इंग्लिश का या एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट या इस किस्म का कुछ है? ये भी इसमें एक पॉजिटिव चेंज आप कह लें इस प्रोग्राम में कि लैंग्वेज टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म कर दी है इसमें से। Good. पहले यूकेवीआई लाइव स्किल्स चाहिए होते थे सोलरैप में, इसमें आपको कोई आइल्स या यूकेवीआई नहीं चाहिए, आपको अपनी वो लैंग्वेज स्किल्स जो है उसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं देना इसमें। चलो अब आगे प्रोसेस के बारे में चलते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इफ यू आर एलिजिबल, जब आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो एक प्रोसेस और सारे SOPs को फॉलो करना है और एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना है, तभी ऑफ कोर्स आप अपनी सेकंड ब्रांच वहाँ पर खोल पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। प्रोसेस की बात करते हैं, ये स्टार्ट आई थिंक फुटप्रिंट से होता है, आप इसको बताइए। इसमें जो इस प्रोग्राम का जो प्रोसेस है, इसकी एक रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप जिस कंपनी को आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं वहाँ पे, उसका वहाँ पे कोई फुटप्रिंट नहीं होना चाहिए एट द टाइम यू आर अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो इसका जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप वहाँ पे अपनी कंपनी को हाउस ऑफ कंपनीज के साथ रजिस्टर करते हैं। ठीक है, ये हाउस ऑफ कंपनी जैसे यहाँ पे DED है यूएई, क्योंकि वी आर शूटिंग दिस वीडियो फ्रॉम दुबई, तो यहाँ पे दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है। अगर यूएई में आपने या दुबई में आपने कोई कंपनी खोलनी है तो आपको DED में रजिस्टर करना होता है। तो यूके में वैसे ही अगर यूके में आपने कोई भी कंपनी रजिस्टर करनी है तो उसको आपने हाउस ऑफ कंपनीज में रजिस्टर, हाउस ऑफ कंपनीज में आपने उसको रजिस्टर करना है। किसी भी टाइप का बिजनेस है, स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल, हाउस ऑफ कंपनीज में आपने वो कंपनी को रजिस्टर करना है। फुटप्रिंट उसका स्टार्ट विद आपने कंपनी को वहां रजिस्टर करना है। आपने उस कंपनी को टैक्सेशन HMRC के साथ रजिस्टर करना है, वैट के साथ रजिस्टर करना है, सब लीगल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है पहले। ठीक है, सेकंड स्टेप आता है जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी का ओनर है या मेन एप्लीकेंट है, बिल्कुल आपने उसको HMRC के साथ रजिस्टर करना है। मतलब उसको कहते हैं सेल्फ एसेस HMRC के, वो खुद टैक्स पेयर होगा। तो वो उसके बाद आपने एम्प्लॉयर से पे एम्प्लॉयर जिसको कहते हैं उससे रजिस्टर होगा। उसके बाद वो खुद वैट से रजिस्टर होगा। तो ये जो दो पोर्शन है, ये आपके इस प्रोग्राम का जो फर्स्ट फुटप्रिंट है, ये एक फेज है जिसके अंदर पहले आप कंपनी को रजिस्टर कर रहे हैं जी HMRC में, वैट में, फिर उसके बाद द एम्प्लॉयर हु इज द पार्ट ऑफ दिस कंपनी, फिर उसको रजिस्टर कर रहे हैं टैक्स में और पेई में। बिल्कुल, मतलब ये एक फेज कंप्लीट हो गया, ये पहला फेज है। और इसको कहते हैं कि आपने फुटप्रिंट कंप्लीट कर लिया। एग्जैक्टली। ये अच्छा, इसके अंदर एक सवाल, सॉरी आई एम कटिंग यू, आपसे एक सवाल ये करना है कि कंपनी को जब हम रजिस्टर करते हैं, ऑफ कोर्स उसको रजिस्टर करने के बाद उसका जो वहाँ पर फुटप्रिंट क्रिएट किया जाता है, तो वहाँ पर फिजिकल ऑफिस लेना जरूरी है या वर्चुअल भी चलेगा? वर्चुअल ऑफिस, क्योंकि लाइक इट्स लॉजिकल, इट विल बी इलॉजिकल इफ यू विल रेंट ऑफिस। आप गए भी नहीं है वहाँ पे और आपने सिर्फ कंपनी रजिस्टर करा लिया, वीजा भी नहीं अप्रूव हुआ, आप वहाँ पर ऑफिस रेंट पे ले लें और पता लगे बाद में आपका वीजा रिजेक्ट होगी किसी और बेस पर, तो आपने जो भी रेंट दिया वो गया। तो वो वर्चुअल एड्रेस के साथ आप उसको रजिस्टर करते हैं और शेयर्ड स्पेस में या वर्चुअल ऑफिस वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आप उसके साथ अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं, मेलिंग एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है, सब कुछ होता है। तो फुटप्रिंट के लिए आपको असल ऑफिस की स्पेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्चुअल ऑफिस बहुत है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, कंपनी भी रजिस्टर हो गई हाउस ऑफ कंपनीज में, आपने एम्प्लॉयर को भी रजिस्टर कर लिया है। अब लाइसेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं, ये क्या चीज है और ये बेसिकली क्या है? ठीक है, तो बिफोर लाइसेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप में आपको पहला जो फुटप्रिंट है उसका टाइम लाइन बता दें। पहला जो आपका पहली जो फेज है, इसमें आपका कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम पीरियड लग जाता है। कंपनी रजिस्टर करना, एम्प्लॉयर रजिस्टर करना, सब कुछ जब ये हो जाता है तो उसके बाद आप जाते हैं लाइसेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप की तरफ। ठीक है, बेसिकली लाइसेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप है कि आप होम ऑफिस में एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी जो आपने अभी रजिस्टर की है, कि होम ऑफिस आपको लाइसेंस दे कि आप ओवरसीज
जो एम्प्लॉयज हैं, कैंडिडेट्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, या जो आपके वर्कर्स हैं मदर कंपनी के, आप उनको स्पॉन्सर करके यूके लेके आ सकें और अपनी कंपनी में उनको काम करने के लिए वीजा इशू कर या अपने आप को भी, बिल्कुल अपने आप को भी, सबसे पहले अपने आप को करने के लिए भी आपको वो लाइसेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए। ठीक है। और बेसिकली इन अदर वर्ड्स लाइसेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है ये बेसिकली एक कंपनी को एलिजिबल कर देता है इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हायर करने के लिए, बिल्कुल, जिसमें एम्प्लॉयर खुद भी शामिल है और उसके बाद उसके अप टू 5 आई गेस 5 एम्प्लॉयज वो जो है अपनी इस कंपनी से हायर कर सकते हैं। और लाइसेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करने के लिए होम ऑफिस जो है वो क्या चीजें देखता है, वो आपकी मदर कंपनी की बैंक स्टेटमेंट्स देखता है, ठीक है, आपकी मदर कंपनी की पूरी प्रोफाइल देखता है, वो एनालाइज करता है कि क्या जो कंपनी ये जो बेसिकली कंपनी है जिसने ये डिसीजन लिया है कि हम एक सेकंड ब्रांच इसकी यूके में खोलना चाहते हैं, ये कि वाकई में खोल सकते भी हैं कि नहीं, एग्जैक्टली क्या ये एलिजिबल भी हैं, क्या इनके पास बैक पे इतना पैसा भी पड़ा हुआ है, और क्या ये सारे पैसे इन्वेस्ट करने के बाद पीछे इनके बैक पे इनकी सेविंग्स में कुछ और पैसे भी पड़े हुए कि इन केस अगर ये इनका एडवेंचर नाकाम हो जाता है तो कंपनी धड़ाम से नीचे ना आ जाए। बिल्कुल, तो ये चीजें सारी वो असेस करने के बाद तो फिर ये लाइसेंस वो इशू करते हैं कि यस नाउ यू आर एलिजिबल टू हायर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, राइट? एग्जैक्टली ये लाइसेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप होम ऑफिस इशू करता है और इसमें तकरीबन आपके 2 महीने का टाइम पीरियड जो है, प्रोसेसिंग टाइम जो है इसकी वो 2 महीने है नॉर्मल। मगर जैसे आपको पता है कि यूके इमिग्रेशन आप किसी भी किस्म की अप्लाई करते हैं तो वो हमेशा आपको एक सर्विस ऑफर करते हैं कि आप एक्स्ट्रा पे करें और अर्जेंट बेसिस पे अपना जो है प्रोसेस करा, प्रायोरिटी बेसिस। जैसे विजिटर वीजा की बात करें तो उसमें भी आप एक तो सिंपल वाला करते हैं जिसमें 15 से 20 दिन में आपको जवाब आ जाता है, फिर एक प्रायोरिटी बेस होता है जिसमें आपको विद इन 5 वर्किंग डेज आपको आंसर मिल जाता है, फिर एक सुपर प्रायोरिटी भी होता है जिसमें विद इन 24 आवर्स भी मिलता है। तो यूके इमिग्रेशन के अंदर ये एक ऑप्शन होता है कि अगर आप अपने प्रोसेस को एक्सपेडाइट करना चाहते हैं तो आप प्रायोरिटी बेसिस पे भी करवा सकते हैं। सेम इसमें भी है, ये आप 2 महीनों से 2 हफ्तों तक भी इसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। मगर उसका लेट से अगर आप नॉर्मल 500 पाउंड पे कर रहे हैं तो उसका आपको 1500 पाउंड पे करना पड़ेगा, बट इट्स डूएबल। ठीक है। अच्छा, जब ये एक बड़ी अम्ब्रेला हो गई, इसके अंदर आपकी कंपनी आ गई, फिर उसके बाद आपने अपने आप को ऑफ कोर्स स्पॉन्सर करना है एज एन ओनर, बिल्कुल। तो उसके लिए फिर क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब आपका लाइसेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू हो जाता है, ठीक है, उसके बाद अब आप लीगली अपने ओवरसीज एम्प्लॉयज को बुला सकते हैं यूके, और वो बुलाने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है, ठीक है, जो आपने अब अपनी कंपनी के उस लाइसेंस के बिहाफ पे इशू करना है, जिसको COS बोलते हैं। COS जिसको बोलते हैं। आप अपनी कंपनी से XYZ LLC जो आपकी अब फुटप्रिंट और लाइसेंस आ गया है, वो अब सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करेगी, COS स्पॉन्सर करेगी, जिसमें वो आपने होम ऑफिस को बताना है कि मैंने फलाना बंदा जो है उसको बुलाना है, उसकी डेजिग्नेशन ये है, उसको मैं सैलरी इतनी दूंगा, ठीक है, और वो मेरी कंपनी में आके XYZ ये काम करेगा, और होम ऑफिस उसका। चले लेट्स से एम्प्लॉइज तो भी बाद में आएंगे, पहले तो अपनी बात करेंगे ना, पहले तो पहले आप खुद जाएगा, बिल्कुल, तो वो अपना डेजिग्नेशन बताएगा, उसके लिए होम ऑफिस उसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करेगी, जिसकी बेस पे वो अपने आप को हायर करेगा सबसे पहले, और फिर उसकी फैमिली। अच्छा, ये चीज एक मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या पहले अपना वीजा अप्लाई करना चाहिए मेन एप्लीकेंट को और फिर डिपेंडेंट्स का करना चाहिए, दोनों साथ में भी हो सकते हैं, कैसे इसको लेकर चलना चाहिए? इसमें बेहतर यही होता है कि पहले मेन एप्लीकेंट अपना वीजा अप्लाई करे, ठीक है, जब उसका वीजा इशू हो जाए तो चाहे आप वेरी नेक्स्ट से आप अपने डिपेंडेंट स्पाउस का वीजा आप अप्लाई कर दें, बच्चों बीवी बच्चों का आप अप्लाई करते हैं, विद इन 2 to 3 वीक्स वो वीजा इशू हो जाते हैं, आप ट्रैवल साथ कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पहले मेन एप्लीकेंट अकेले अप्लाई करे, ठीक है, एंड सेम गोज फॉर द अदर एम्प्लॉयज, जो बाकी जो वो एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं उनके लिए भी यही है। और ये भी एक अच्छी चीज है कि जितने भी आप लोग हायर कर रहे हैं उस कंपनी में, वो सब अपनी फैमिलीज के साथ वहां मूव हो सकते हैं, और सबको सेम राइट्स हैं, फ्री हेल्थ केयर है, फ्री एजुकेशन है। तो अच्छा, ये एक अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, इसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था कि मोस्टली मैंने जितना देखा है, जितने भी कंट्रीज हैं वो आपको, क्योंकि बेसिकली इट्स नॉट अ परमानेंट रेजिडेंसी, विल क्लियर दिस आउट आफ्टर सम टाइम, ये आपको एक रेजिडेंसी मिल रही है जिसके अंदर आप पहले कंपनी चलाएंगे, फिर एक प्रोसेस होगा, बट द गुड थिंग इज कि विदाउट बीइंग अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूके, स्टिल
आपके बच्चों को फैसिलिटीज़ मिल रही है, मेडिकल इंश्योरेंस उनको मिल रहा है, साथ में फ्री एजुकेशन मिल रही है। मेरे नहीं ख्याल में और कोई मुल्क ऐसे दे रहा है। अगर आप कनाडा की बात करें, कनाडा में भी अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी होती है तो ये फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो चले ऑस्ट्रेलिया में एक 491 सब क्लास है, एक 190 है। मोस्टली 190 के बाद ही आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन और आपकी बीवी को मेडिकल इंश्योरेंस और बच्चों को मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। द गुड थिंग इज इसमें यूके का होम ऑफिस आपको ये कह रहा है कि ठीक है, हम आपको अभी इतना लंबे ड्यूरेशन का वीज़ा तो नहीं दे रहे, बट आप एक बिजनेस वहाँ पर करने लगे हैं। ऑफ कोर्स उसका एक बिजनेस प्लान आपने क्रिएट किया है, तो यू शुड फोकस ऑन दैट। आपके बच्चों की हेल्थ के और बच्चों की एजुकेशन की टेंशन आप लें, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है, राइट? पॉजिटिव। अच्छा, ये सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा था, उसके थ्रू भी जो अप्लाई करते थे उनको भी सेम बेनिफिट्स तब भी वही थे या उसमें कोई चेंज आया? बेनिफिट्स सेम थे, हेल्थ केयर एजुकेशन तब भी थी। मेन एप्लीकेंट ने अपने ही बिजनेस पे काम करना है, जो उनके स्पाउस होते थे वो फ्री वीजा जिसको आप कह सकते हैं कि ओपन वर्क परमिट, वो जॉब करना चाहते हैं जॉब कर लें, बिजनेस स्टडीज कुछ भी, मगर जो मेन एप्लीकेंट है वो बाउंड है अपने इसी बिजनेस को रन करने के लिए। मेन एप्लीकेंट ने यही करना। अच्छा, अब आगे कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि मतलब कि मैं बेसिकली एक पॉइंट ये रेज करना चाह रहा था कि बेहतर तो ये है कि अगर आप वाकई में इफ़ यू आर रियली इंटेंडिंग टू रन अ बिजनेस ओवर देयर इन यूके तो आप इस प्रोग्राम की तरफ जाएं, राइट? क्योंकि इसके एक साल बाद वो असेस करते हैं सिचुएशन को, राइट? एब्सोल्युटली। अब ये एक मेजर डिफरेंस है सोल रेप में और ग्लोबल मोबिलिटी में। हाँ जी, गुड, दिस इज वेरी वैलिड पॉइंट कि एक जो सक्सेसफुल प्रोग्राम था उसको बंद करने का क्या मकसद है और फिर एक नया वैसे ही प्रोग्राम क्यों निकालने का, उनका थोड़े से चेंजेस करके क्यों, और वो चेंजेस उन्होंने क्यों किए, क्या वजूहत थी? बेसिकली ये था कि पहले आप एक बिजनेस की बिहाफ पे वहां चले जाते थे, आपको वीजा मिलता था 3 साल का। ठीक है। पहले 3 साल मेजॉरिटी जो लोग थे उनकी इंटेंशन ये नहीं होती थी कि उन्होंने वहां पे जाके सही में एक बिजनेस स्टैब्लिश करना है, उनको 3 साल का वीजा चाहिए होता था। फिर वहां जाके वो कुछ भी कुछ भी कर सकते थे। ये चीज को खत्म करने के लिए अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि आपको इनिशियली 1 साल का वीजा मिलेगा। ठीक है। ग्लोबल मोबिलिटी जो यूके एक्सपेंशन वर्कर वीजा है वो 1 साल का वीजा, और वो कंपनी भी 1 साल के लिए रजिस्टर होती है इनिशियली, राइट? कंपनी रजिस्टर हो जाती है, कंपनी की वो एसेट की ड्यूरेशन नहीं है, मगर वीजा 1 साल का मिलेगा और वो वीजा एक बार रिन्यूएबल है। मतलब 2 साल का स्टे वो आपको दे रहे हैं। और इस 2 साल के स्टे में वो एनालाइज करेंगे कि क्या आप सीरियस हैं इस बिजनेस को रन करने में, प्रोग्रेस कर रही है, एक्सेल कर रही है, एग्जैक्टली क्या वो यूके की मार्केट के लिए बेनिफिशियल है। वो जब आप वीजा एक्सटेंशन 2 साल बाद, बेसिकली वो 2 साल आपको इसी चीज के लिए देते हैं कि वो आपको चेक करते हैं कि ये अपने बिजनेस पे कितना काम कर रहे हैं, इवन दो उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने पहले साल में इतना टर्नओवर करना है, दूसरे साल में इतना टर्नओवर करना है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज अ फेयर पॉइंट कि देखें यूके इमिग्रेशन इस बारे में बहुत फेयर है कि वो आपको, उन्होंने कोई आपके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं रख दी कि जी आपने पहले साल में इतना बिजनेस करना है, दूसरे साल में इतना बिजनेस करना है। ये उन्होंने तलवार आपके सर पे नहीं लटकाई हुई। बेसिकली वो लॉजिकली एक चीज को लेकर चल रहे हैं और वो बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि क्या आप वाकई में इंटरेस्टेड भी हैं ये बिजनेस करने के लिए। अगर तो उनको लगता है कि आपका बिजनेस सही ट्रैक पर है और आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको प्रोग्रेस करने की उस बिजनेस में, तो वो 2 साल के बाद आप आई गेस कंपनी को अपग्रेड कर देते हैं और फिर 5 साल का वीजा भी इशू होता है। विद इन 2 इयर्स, या आप कह लेंगे पहले साल के बाद आप सेकंड ईयर में गए हैं तो आप तभी उस अपना लाइसेंस जो आपको, आपने जो कंपनी रजिस्टर की है उसका जो लाइसेंस आपको मिला है, आप उस लाइसेंस को अपग्रेड कर सकते हैं। और वो अपग्रेड करने के लिए अगेन जो होम ऑफिस है वो क्या चीज़ एनालाइज करेगा कि क्या ये जो कंपनी रजिस्टर हुई थी यहाँ पे साल पहले या 1.5 साल पहले, क्या ये कंपनी ने कुछ प्रोग्रेस की है। 5 लोग हैं इस कंपनी में जो आपने अपनी मदर कंपनी से यहाँ बुलाए हैं, क्या वो लोग कुछ काम कर रहे हैं इसमें। अगर तो उनको लगेगा कि हाँ कंपनी की प्रोग्रेस हो रही है तो वो आपका लाइसेंस अपग्रेड कर देंगे और ऑटोमेटिकली जो आपका यूके एक्सपेंशन वर्कर वीजा है साल वाला, वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 साल वाले वर्क वीजे में, W1 कैटेगरी वीजे में, और वहां से आप जो है अपने ILR की तरफ जाते हैं, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली उन्होंने एक्सपीरियंस किया है पहले जो वीजा सोल रिप्रेजेंटेटिव था जिसमें वो 3 साल का वीजा देते थे, तो उसका जब उन्होंने डाटा देखा होगा, उसको एनालाइज किया होगा, तो उनको लगा होगा मोस्ट ऑफ द पीपल आर
not here to run a business actually. Exactly. They just want a visa. तो अगर तो आपको वहाँ जाके फन करना है तो आई वुड नॉट रिकमेंड फॉर दिस प्रोग्राम, आप सिंपली विजिटर वीज़ा अप्लाई कर दें। अगर आप स्टडी का जहन बनाया हो तो ऑफकोर्स फिर आप स्टडी वीज़े कीजिए। लेकिन अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं एक बिजनेस रन करने में यूके में, तो ही ये प्रोग्राम आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आप लॉस में जाएंगे। वाई? एक तो आपने कंपनी को वहाँ पर रजिस्टर किया है, इतना अपने वीज़े अप्लाई किए हैं, फिर 1 साल के बाद आप अपना वीजा रिन्यू ही नहीं कर पाते लेट से, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट, वो सारा बिजनेस प्लान जो आपने क्रिएट करवाया था, वो सारा का सारा जाया हो जाएगा। तो अगर आपको 1 साल ही रहना था वहां पे, तो उससे बेहतर आप 1 साल का, 2 साल का, या शुरू में 6 महीने का विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू हैव इनफ फंड्स, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो आप विजिटर वीजा की तरफ जाएं। अगर आप स्टडीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप स्टडीज के लिए जाएं। तो ये एक मेरे ख्याल में एक लॉजिकल चीज है, इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि सोल रिप्रेजेंटेटिव वीजा 3 साल का है, इसको 1 साल का कर दिया है, तो वो समझ रहे थे 1 साल बाद क्या होगा। आप लॉजिकली एक चीज को देखें कि 1 साल, अब आपने उनको एक बिजनेस प्लान दिया है, कौन सा मुल्क ऐसा है जो आपको 1 साल बाद कहेगा कि हाँ जी बस 1 साल आपने बिजनेस कर लिया, नाउ यू गुड टू गो, आप अपने मुल्क में जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल। तो बेसिकली वो 1 साल आपको टेस्ट कर रहे हैं कि वाकई में आप अपनी एफर्ट्स को पुट कर रहे हैं उस बिजनेस में, जो आप कह कर आए थे, जो आपने शुरू में अपनी इंटेंशंस शो की थी कि हाँ मैं यूके में इसलिए आ रहा हूँ कि मैं इस कंपनी की सेकंड ब्रांच खोलना है यार। तो वो बेसिकली ये देखते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। और मेरे ख्याल में जो पहला जो फर्स्ट रिन्यूअल होगा जी, फर्स्ट रिन्यूअल में इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एज अगेन आपकी वाली बात है कि वो ये देखेंगे कि जो आप करने आए थे क्या आप वो कर रहे हो, कर भी रहे हैं। चाहे आपने उससे कहा, आपने अपने बिजनेस प्लान में आपने उनको कहा कि जी मैं तो पहले साल में मेरा टर्नओवर जो है वो 30,000 पाउंड 50,000 पाउंड का होगा, इवन दो अगर वो 20,000 पाउंड भी होता है, 15,000 पाउंड भी होता है, तो एटलीस्ट आप कुछ कर रहे हो जी। तो वो चीज़ नहीं है कि आप बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर टू रन अ बिजनेस, आप करना चाहते हैं और आप एफर्ट पुट करेंगे, आपका वीजा भी रिन्यू हो जाएगा, आपका लाइसेंस भी अपग्रेड हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट मैंने रेज करना था और उसका एक क्वेश्चन मैंने पूछना था, वो ये था कि आप यू बीइंग एन ओनर ऑफ द कंपनी, आप वहाँ पर हैं, ठीक है, कंपनी आपके नाम पर, अभी मैं एम्प्लॉइज़ की बात नहीं कर रहा, अभी तो आपने अपना वीज़ा लगाया है, अपनी फैमिली लेकर चले हैं, आपकी जो सैलरी है क्या वो आपको अपनी मदर कंपनी से ट्रांसफर करनी होगी आपके अकाउंट में, या आपका जो यूके में जो बिजनेस रजिस्टर्ड है उसका भी ऑफ कोर्स आपने अकाउंट खोला होगा, बैंक अकाउंट, तो क्या आप उस यूके के बैंक अकाउंट से भी सैलरी ट्रांसफर कर सकते हैं, या आपको मदर कंपनी से ही ज़रूरी करनी है? इसमें देखें, इनिशियली जब आप वहाँ पे जाते हैं, लेट से एज अ बिजनेस ओनर आप वहाँ पे चले गए, या मेन एप्लीकेंट आप कहें कि एप्लीकेंट पहला जो है वहाँ पे चला गया है, तो इनिशियली तो आपको वो मदर कंपनी से आप अपने यूके वाली कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और वहाँ से फिर आप अपने बैंक अकाउंट में राउट कर लेंगे सैलरी, जब तक कि आपकी यूके वाली कंपनी जो है वो उसका टर्नओवर इतना नहीं हो जाता कि आप खुद वहाँ से अपने आप को पे कर सकें, तो तब तक आप वो कर सकते हैं। यहाँ से वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से आगे राउट होंगे। और इसी से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि आपको अपनी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन इज कि आपको अपनी जो मदर कंपनी है क्या आपको उसको एक्टिव रखना है और कब तक रखना है? क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही होता है कि अब मैंने यूके में कंपनी बना ली है, सो लेट्स रैप दिस आउट, लेट्स गो टू यूके। अब उसका क्या जो आपकी मदर कंपनी है उसका क्या बनेगा? देखें, जो मदर कंपनी है उसको आपने एक्टिव रखना है, उसको एक्टिव रखना है, क्योंकि आप जब भी वहां पे किसी भी चीज के लिए अप्लाई करेंगे, लेट से अगर साल बाद आप वीजा रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे तो वो चेक करेंगे ये कंपनी जो है एक्टिव है, मदर कंपनी एक्टिव है कि नहीं है। दूसरे साल अप्लाई करेंगे तो वो फिर चेक करेंगे मदर कंपनी एक्टिव है या नहीं है। आप उसको लाइसेंस अपग्रेड करने के लिए अप्लाई करेंगे, वो चेक करेंगे मदर कंपनी। तो मदर कंपनी आपने साथ साथ उसको एक्टिव रखना है, क्योंकि आप एक ब्रांच खोल रहे हैं, आपकी जो मेन ऑफिस है वो यहाँ पे ही है। बिल्कुल। तो दोनों चीजें साइड बाय साइड आपने रन करनी है, वो आप वाइंड अप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 5 बंदे वहां चले गए हैं तो यहाँ पीछे से वाइंड अप कर दिया, ऐसा सीन नहीं है। ये तो चले क्लियर हो गया कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप वहां पे जब कंपनी खुल गई है तो इस मदर कंपनी को रैप अप कर दें और वहां पे शिफ्ट हो जाए। हाँ, आप शिफ्ट हो, उस कंपनी को रन करें, बट अब मदर कंपनी रनिंग कंडीशन में ही एक्टिव होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये पूछना था कि COS अब आपने अप्लाई किया अपने लिए, लेट्स से यू बीइंग द ओनर, आपने वहां पर अपना वीजा ले लिया, आपके डिपेंडेंट्स को भी मिल गया, अब वही COS यूज होगा बाकी के 5 एम्प्लॉइज को हायर करने के लिए? नहीं, इसमें
हर इंडिविजुअल के लिए एक सेपरेट COS जो है वो इशू होगा। ठीक है, जैसे अब आप में बिजनेस हो, आप पहले एप्लीकेंट हैं, पहले आपका COS आएगा, ठीक है। फिर आपने किसी और को बुलाना है, उसका सेपरेट एक उसका- COS होगा। अच्छा, ठीक तो है। सबके COS जो है वो डिफरेंट होंगे। अच्छा, जिसको हायर करना है उसको सबसे पहले, अब एम्प्लॉयज की तरफ अगर हम जाएं जी। तो एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमने एम्प्लॉयज के लिए जो अप्लाई करनी है वो है COS। जब तक COS हर बंदे का सेपरेटली नहीं निकलेगा, हम उसको वीजा उस कंपनी में नहीं दे सकते। नहीं, वो COS के बिहाफ पे ही आप वीजा अप्लाई करते हैं, तो इंडिविजुअली COS इशू होंगे, ठीक है। और फिर वो होगा। और इसी से ही रिलेटेड कंपनी का जो एम्प्लॉय आप वहाँ यूके में हायर करने लगे हैं, उसका आपसे ताल्लुक कितना पुराना होना चाहिए, मदर कंपनी से रिलेशन कितना पुराना होना चाहिए? 12 महीने, कम से कम वो 12 महीने आपकी मदर कंपनी के लिए वो एम्प्लॉय हो, ऑलरेडी 12 महीने गुजार चुका हो मदर कंपनी के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में है, UAE में है, इंडिया में है, कहीं भी है, कहीं भी। बाय द वे ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, जरूरी नहीं है कि आप कंपनी जिसकी सेकंड ब्रांच खोलने लगे हैं वो UAE में ही हो। आप अगर आपकी कंपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करे और वो पाकिस्तान में भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी इंडिया में है, इजिप्ट में है, वेरेवर इट इज, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक, जिसमें 3 साल पुरानी कंपनी हो, उसके 1 साल की ऑडिट रिपोर्ट हो, उसका बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का हो। अब बैंक स्टेटमेंट मतलब ये नहीं है कि आपने बैंक स्टेटमेंट दे दिए तो वो अप्रूव भी हो जाएगा वीजा। बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करता हो कि 3 साल बाद आपकी कंपनी इस स्टेज पर है कि वो एक सेकंड ब्रांच यूके में खोल सकती है। यूके में छोटा से छोटा बिजनेस भी करने आप जाएंगे 20 से 40-50,000 पाउंड्स तो आपके लग ही जाएंगे। और अगर आपके पास उसके अलावा 30,000 पाउंड्स नहीं पड़े तो मेरे नहीं ख्याल में कि आपकी प्रोफाइल जो है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कि इनोवेटर वीजा है जिसमें आपको 50,000 पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, इस प्रोग्राम के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? सेम जैसे सोलरैप में कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं थी, इसमें भी कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, मगर जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है जी, वो जैसे अभी आपने कहा है कि वो जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको कि मेरी कंपनी इतनी स्टेबल है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ एक और। अब लेट से आपने बिजनेस प्लान बनाया, बिजनेस प्लान में आपने एक इन्वेस्टमेंट बताइए कि आप 50,000 या 40,000 पाउंड्स की आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस कंपनी में, ठीक है, और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट में, जो मदर कंपनी की बैंक स्टेटमेंट है, उसमें आपके पास पड़े हुए हैं 60,000 पाउंड, तो ऑब्वियसली वो जस्टिफाई नहीं आप कर रहे कि 40-50,000 पाउंड आप वहां पे लगा रहे हैं और पीछे आपके पास 10-15,000 पाउंड पड़ा हुआ है, तो आप इस कंपनी को कैसे मैनेज करेंगे? तो एटलीस्ट आपके पास डबल, उस अमाउंट के डबल आपके पास होने चाहिए कि अगर आप 30-40,000 पाउंड वहां पे ले भी जाएं अपने पैसे, तो स्टिल आपके पास सफिशिएंट फंड्स हों इस ऑपरेशन को रन करने के लिए। तो एज लॉन्ग, और देखिए सब हर किस्म के बिजनेस की डिफरेंट वो होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो लेट्स से अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें परचेजिंग का काम है, सेल्स परचेज है, तो ऑब्वियसली उनकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस डिफरेंट होंगी। अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि कुछ परचेज नहीं कर रहा, मगर वो सिर्फ, चाहे उनका मतलब उनका टर्नओवर थोड़ा कम होगा मगर उसमें उनका प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है, एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने आगे कोई परचेजिंग नहीं करनी, पैसे का आउटफ्लो कम है, इनफ्लो ही ज्यादा है। तो चाहे इनफ्लो कम है बट आउटफ्लो ज्यादा नहीं है, तो ऑफ कोर्स इन द एंड नेट प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा, कैश इन हैंड उनके ज्यादा है उनके पास। चाहे आपका इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो भी ज्यादा है, जब आप नेट निकालेंगे तो हो सकता है सेम भी बनता हो। बिल्कुल। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द नेट प्रॉफिट, कि आपने इन द एंड इस कंपनी से कितने पैसे मतलब बचत हुई है जो कि आप एज ए कैपिटल यूज करें अपनी एक नई कंपनी खोलने के लिए। एग्जैक्टली ठीक है। और कोई पॉइंट आई डोंट थिंक सो हमारा रह गया, हमने ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए इसमें। प्रोग्राम को रैप अप कर लेते हैं। प्रोसेस में सबसे पहले कंपनी का फुटप्रिंट है जी। फुटप्रिंट में कंपनी को पहले रजिस्टर करते हैं HMRC से, वैट से, फिर कंपनी की जो दूसरी एंटिटी है जिसको कहते हैं ओनर ऑफ द कंपनी ऑफ कोर्स, फिर उसको हमने रजिस्टर करना है HMRC से और पेई से जी। इन दोनों को रजिस्टर करने के बाद पहला फेज खत्म हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद लाइसेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप आप अप्लाई करते हैं, राइट। लाइसेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको एलिजिबल करता है टू स्टार्ट हायरिंग इंटरनेशनल कैंडिडेट्स। बेसिकली एक बड़ी अम्ब्रेला है जिसके नीचे फिर सारे प्रोसेस चलते हैं।
जब लाइसेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप आपके पास आ जाता है तो फिर ईच एम्प्लॉय इंक्लूडिंग यू जी। के लिए अलग अलग COS मतलब कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आप अप्लाई करते हैं। जब वो निकलते हैं तो फिर आप वीजा एप्लीकेशन डालते हैं, बिल्कुल। और उसके बाद फिर फर्दर ऑन मूविंग फॉरवर्ड आप अपनी फैमिली का वीजा डिपेंडेंट्स का अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और ये जो प्रोग्रेस बाकी जो आपके जो 4-5 वीजाज आपने बाकी एम्प्लॉयज को हायर करना है, इवन दो वो ये है कि आप महीने बाद भी कर सकते हैं अच्छा, और 2 महीने बाद भी कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई ये नहीं है कि आपने पहले एक बंदे ने आके वहां पे कुछ कोई माइलस्टोन अचीव करना है तो वो आप बाकी तो इस तरह का हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। वो नहीं है। मेरे ख्याल में प्रोग्राम को ग्लोबल मोबिलिटी प्रोग्राम इस प्रोग्राम का नाम है, और जो वीज़ा इसके थ्रू मिलता है उसको यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा बोलते हैं। चाहे वो ओनर ऑफ द कंपनी है उसका वीज़ा भी यही कहलाएगा यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा, अगर वो एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी है उसका वीज़ा भी यही कहलाएगा। सेम प्रोग्राम को हमने ओवरऑल सारे पॉइंट्स को हमने कवर कर लिए हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।